हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। इसमें भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही सारा अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का जितना भी लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा अपलोड कर दिया गया है। आप इसका डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसका लिंक मिल जाएगा आपको। पहला नंबर प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज फोरबिडन एनर्जी गैप। इसमें सारा चैप्टर का मिक्स किया हुआ है क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला बोलता है फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा बताते जाते हैं। इसमें दो तरह का एनर्जी बैंड होता है। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। ये दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। तो वहाँ डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज फोरबिडन एनर्जी गैप, तो वहाँ लिखिएगा द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फोरबिडन एनर्जी गैप। और इससे और भी जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है, पूछेगा। इसमें 3 तरह का मटेरियल होता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, और एक होता है आपका इंसुलेटर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी गैप पूछा जाएगा कि कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा। कंडक्टर का एनर्जी गैप 0 होता है। सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और इंसुलेटर का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कंडक्टर का एनर्जी गैप 0, सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और इंसुलेटर का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है आप सबको एक्सप्लेन कर दिया गया, आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसका डेफिनेशन भी आप इस तरह लिख सकते हो। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड conduction band is called forbidden energy gap। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला का उत्तर मिल गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें बोलता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एक्सप्रेशन होता है स्पीड का, वो क्या होता है। तो इसका जो आंसर है, सेकंड नंबर का जो आंसर हो जाएगा, इसका होता है c = 1/√μ0 E0। इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आप एक्सप्रेशन याद कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोलता है इसमें, देखिए। थर्ड नंबर प्रश्न इसमें कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब हम लोग मिनिमम कितना कम दूरी को सुस्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो ये आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको डी से दिखाते हैं, ये होता है 25 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, नियर पॉइंट। अगर पूछा जाएगा फार पॉइंट क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए फार पॉइंट क्या होगा, मतलब हम मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम का बात आ गया तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत तक देख सकते हैं। अगर इसी में सवाल पूछ दिया कि रेंज ऑफ विजन क्या होगा, रेंज ऑफ विजन पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी तक। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है 4 नंबर में, ध्यान देंगे आप लोग।
इसमें पूछा हुआ है कि नेम द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो तरह का सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है, इसमें याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर होते हैं दो तरह का, एक प्योर और एक इम्प्योर। एक प्योर होता है जिसको बोलते हैं इंट्रिंजिक, और एक इम्प्योर हो गया जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंजिक। ठीक है। इंट्रिंजिक एक्सट्रिंजिक जो हो गया दो तरह का होता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो एन टाइप जो होता है, इसमें इम्प्योरिटी हम डालते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को डालते हैं। इसमें हम डालते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज को। इसमें सवाल क्या पूछा गया वो देखिए, बोला गया कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पेंटावैलेंट का जो केस होता है, एक पूछा जाता है मेजॉरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक होता है, और एक होता है माइनॉरिटी जिसका संख्या कम होता है। तो याद रखना है एन से एन टाइप होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, तो याद रखना आपको। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा एन टाइप के लिए वो हो गया इलेक्ट्रॉन। बस आपको सिर्फ एक याद रखना है, अगर एन टाइप के लिए मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो माइनॉरिटीज क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। अब इसका उल्टा, यदि एन टाइप के लिए मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो पी टाइप के लिए मेजॉरिटी कौन सा हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। अगर मेजॉरिटी पी टाइप के लिए होल्स हो गया तो एन माइनॉरिटी पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आप यहाँ देख सकते हैं, पी टाइप में पूछा गया था, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स। वही एन टाइप पूछता तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो जाता, माइनॉरिटी होल्स हो जाता। कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा उसमें। पेंटावैलेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आपके आते हैं, एक फास्फोरस आता है, एक एंटीमनी आता है, बिस्मथ आता है, आर्सेनिक आता है। तो ये सारा नाम याद कर लीजिएगा। पी टाइप पे पता है आप लोग को, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। चलो ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको पता चल गया होगा कि मेजॉरिटी में पी टाइप है तो मेजॉरिटी में होल्स हो जाएगा और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन पूछेगा तो कुछ नहीं वहाँ याद रखना है आप लोग को सिंपल याद रखना वहाँ पर कि अगर किसी मेटल पे, अगर कोई मेटल है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर एक लाइट इस पे इंसिडेंट करता है, इस मेटल सरफेस पे टकराता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाता है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक तरह का फेनोमेनन है, घटना है, जब कोई एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट किसी मेटल के सरफेस पे टकराता है और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, बाहर निकल जाता है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर बोलता है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर। तो याद रखना आपको कि हमारे 3 तरह का, यदि ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, ये आपका इंडक्टर का सिंबल्स हो गया, ये आपका कैपेसिटर का सिंबल्स हो गया, ठीक है। तो ये तीनों से अगर हम करंट को पास कराते हैं, तो करंट जब तीनों से पास करेगा तो तीनों के द्वारा प्रतिरोध या आप बोल सकते हैं अपोजिशन ऑफर्ड होगा। तो अगर रजिस्टर के द्वारा अपोज करता है, रजिस्टर जितना अपोज करेगा उसे बोलते हैं रजिस्टेंस। इंडक्टर के द्वारा जो अपोजिशन होगा उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको दिखाते हैं एक्सेल से, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। अगर कैपेसिटर करंट को अपोज करता है तो इसको, इसी अपोजिशन को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है,
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सेल से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला तो ओमेगा। तो डेफिनेशन पूछेगा यहाँ पर कि डिफाइन करने के लिए आ गया तो लिखिएगा द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो अभी जैसे बताया आप लोग को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर कोई मेटल है और अगर कोई इस पे लाइट इंसिडेंट करता है, इसका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन में लिख सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी भी इंसिडेंट लाइट का वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर कि एक रिलेशन बताना है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच। तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। यहाँ पर फाई नॉट आपका हो गया वर्क फंक्शन और न्यू नॉट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट व्हेन लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वेवफ्रंट 3 तरह का होते हैं, वेवफ्रंट 3 तरह का होंगे। एक होता है आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट, एक होता है प्लेन वेवफ्रंट और एक होता है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तो तीनों का केस अब याद कर लीजिएगा कि सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कब बनेगा, प्लेन वेवफ्रंट कब बनेगा, सॉरी स्फेरिकल कब बनेगा, प्लेन कब बनेगा, सिलेंड्रिकल कब बनेगा। स्फेरिकल वेवफ्रंट कब बनेगा, जब सोर्स का नेचर कैसा हो, पॉइंट सोर्स होगा। पॉइंट सोर्स कहाँ रहेगा, एट इन्फिनिटी पे रहेगा। पॉइंट सोर्स एट इन्फिनिटी पे रहेगा तो प्लेन वेवफ्रंट बनेगा। और अगर लाइन सोर्स रहा तो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। पॉइंट सोर्स में स्फेरिकल, अगर पॉइंट सोर्स इन्फिनिटी में रहा तो प्लेन और लाइन सोर्स रहा तो सिलेंड्रिकल। तो यहाँ कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान था कि व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट व्हेन लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से निकलेगा तो वेवफ्रंट का शेप कैसा होगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा स्फेरिकल वेवफ्रंट। अगर यहाँ पूछता लाइन सोर्स रहता तो इसका उत्तर रहता सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। चलिए नेक्स्ट बोलता है डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है इक्वी मतलब क्या होता है, बराबर। इक्वी मतलब होता है बराबर। तो वैसा सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हर एक बिंदु पे एक जैसा, उसे क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं सरफेस एट विच सेम पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इम्पीडेंस डिफाइन करना एलसीआर सीरीज सर्किट का। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, तो अगर कोई हम 3 चीज, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है इसमें, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें, एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दें और एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो इसी को बोलते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट। अगर इसमें हम करंट पास करा रहे हैं तो ये तीनों मिलके करंट को रोकेगा। तो इसके द्वारा जो अपोजिशन ऑफर्ड होगा तो वह लिखेंगे द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द एलसीआर सीरीज सर्किट इज कॉल्ड क्या, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। इसका जो फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू, याद कर लीजिएगा, √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है।
फेज डिफरेंस कितना होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वेव फ्रंट। अगर सेम वेव फ्रंट रहेगा तो उसका जो फेज डिफरेंस आएगा उसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री, सेम फेज में रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नाम से पता चल रहा है, स्टॉपिंग मतलब रोकने वाला। तो जिस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद कर देगा किसी भी मेटल सरफेस से, उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस मिनिमम वोल्टेज पे, द मिनिमम वोल्टेज पे जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से निकलना बंद कर देगा तो उसे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। यहाँ पर याद रखिएगा 3 केस हो गया। एक होता है तीनों केस याद रखिएगा, एक रेजिस्टेंस का केस होता है, एक इंडक्टिव सर्किट होता है और एक कैपेसिटिव सर्किट होता है। इसमें फेज डिफरेंस 0 होगा, इसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, इसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर पूछा था कि क्या होगा फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच, तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। फेज डिफरेंस हो जाएगा इसका 90 डिग्री। लेकिन इसमें जो इंडक्टिव सर्किट होता है इसमें याद रखिएगा कि इसमें वोल्टेज जो होता है वो करंट से आगे होता है 90 डिग्री इंडक्टिव केस में। लेकिन यही अगर कैपेसिटिव पूछता तो इसमें जो फेज डिफरेंस इसमें भी 90 डिग्री होता, लेकिन ये पीछे हो जाता, आप याद रखिए। और अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, इसका मतलब ये होता है कि अगर फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस कैसे पूछा जाएगा, वहाँ 0 है, मतलब वोल्टेज और करंट एक ही फेज में, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है दोनों केसेस में, वोल्टेज जब बढ़ता है तो इसमें करंट घटता है। अब आके डिटेल देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है तो रिपीट हो गया। देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन बोलते हैं जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी मेटल सरफेस से, जिसका डेफिनेशन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from a metal surface is called work function। बोलता है इसमें कि जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमको, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए टू इजेक्ट मतलब निकालने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, मेटल सरफेस से, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं किससे, फाई नॉट से। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर सवाल पूछ सकता है कि किस मेटल सरफेस से किसका वर्क फंक्शन जो सबसे कम होता है, सबसे अधिक किसका होता है। तो याद रखना है प्लेटिनम का सबसे अधिक होता है, सीजियम का सबसे कम होता है, सीजियम का लोवेस्ट होता है और प्लेटिनम का हाईएस्ट होता है। याद रखना आप लोगों को, ठीक है, दो नाम, सीजियम और प्लेटिनम। फॉरबिडन एनर्जी का रिपीट कर गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि फोकल लेंथ क्या होगा एक प्लेन मिरर का। तो फोकल लेंथ से क्या होता है प्लेन मिरर का, इनफाइनाइट होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट एक एमयू में कितना होता है ये सबको पता है, याद कर लीजिएगा 1.66 × 10⁻27 kg, यही ग्राम में रहेगा। तो याद रखिएगा 1 एमयू कितना 1.66 × 10⁻24 ग्राम। क्रिटिकल एंगल क्या होता है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल, अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर की ओर जाता है तो एक केस ऐसा आता है जब ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, इस केस में जो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री बनता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आर का मान 90 डिग्री होगा तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल।
तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence corresponding to which angle of refraction becomes 90 degree, is called critical angle। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस आई मान के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के लिए आर का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ऐसा यूनिट क्या होता है कंडक्टिविटी का, रेसिस्टिविटी का पता है सबको, रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी इसका उल्टा होता है, तो कंडक्टिविटी का हो जाएगा पर ओम पर मीटर, याद करना है, इसका उत्तर हो जाएगा पर ओम पर मीटर। फिर बोलता है नेम ऑफ फेनोमेनन इलस्ट्रेटिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर से कितने सारे घटने को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें याद कर लेना आप लोग को। एक होता है आपका इंटरफेरेंस, कोई भी एक नाम लिखिएगा, डिफ्रैक्शन और एक है पोलराइजेशन। तो तीनों में से कोई भी आप नाम लिख सकते हो एक। व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी फाउंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, अभी बताया एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बताया था, अभी शुरू में डिस्कस कर चुके थे। एन टाइप में जो होता है आपका वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में आपका क्या क्या आ जाएगा, जिसका बाहरी सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें आपको बताया गया, एक तो फास्फोरस हो गया, एक एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है राइट। तो इसका होगा व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज फाउंड इन एन टाइप, तो व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी हो जाएगा इसका उत्तर पेंटावैलेंट। यही पी टाइप रहता है ट्राइवैलेंट। राइट बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आपको लिखना है बायोट-सावर्ट लॉ किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो बहुत ही आसान है, इसको लिखेंगे dB = μ0/4 पाई I dl क्रॉस वेक्टर r/r³। तो ये हो गया बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बोलता व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, तो जिससे कंडक्टर किसे बोलेंगे, जिससे करंट आसानी से पास हो जाएगा। तो लिखेंगे द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इजली इज कॉल्ड कंडक्टर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम ही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। फिर बोलता है नेम ऑफ फेनोमेनन इलस्ट्रेटिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक ऐसा घटना का जिक्र कीजिए जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ दो नाम आपको बता दे रहे, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा होता है कॉम्पटन इफेक्ट, दूसरा हो जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट। अब दोनों में से कोई भी एक नाम याद कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज हेनरी। इसका आप दो भी कोई भी उत्तर लिख सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस या तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। या तो फिर सिंपली आप इंडक्टेंस लिख दोगे तो भी गलत होने वाला नहीं है, कोई भी आप लिखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
फिर बोलता है इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज फाउंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या बताया आपको? ट्राइवैलेंट। इसका उत्तर हो जाएगा ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट में कौन कौन हो जाएगा आपका? एक बोरॉन हो जाएगा और एक एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है राइट एनी वन यूजेज ऑफ एक्सरे। एक्सरे का यूज पता है सबको कि अगर हड्डी वगैरह यदि टूटता है, किसी का बोन फ्रैक्चर कर जाता है, तो वहाँ पे एक्सरे करके हम उस कहाँ पर बोन का कौन सा पार्ट फ्रैक्चर किया वहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल में इसका यूज होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक सोलेनोइड के बीचों बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कैसा होता है? एक करंट कैरिंग सोलेनोइड में याद रखना है, जो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं ये आपके यूनिफॉर्म होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टेट्स कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है पता है आप लोग को? कि अगर दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट का, और डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, ठीक है। तो इसी को लिखोगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फिर 33 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सारा वेव का नाम याद कर लेना पहले। पहला होता है रेडियो वेव, फिर होता है माइक्रोवेव, फिर होता है आपका इंफ्रारेड, फिर होता है विजिबल लाइट, फिर होता है यूवी रे, फिर होता है एक्स रेज, और फिर होता है गामा रेज। ऊपर से नीचे जाने पे वेवलेंथ क्या होता है? घटता है। वेवलेंथ घटता है, डिक्रीज करता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इंक्रीज करता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। अब याद कैसे रहेगा? याद रखना है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली रिलेशन होता है। जो ज़्यादा डेंजरस है उसके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जो गामा रे होता है इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है। और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम होता है। ये बात याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? रेडियो वेव का। रेडियो वेव तो इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? माइक्रोवेव। तो ये फर्स्ट नंबर में हो जाएगा, ये सेकंड नंबर में हो जाएगा। फिर कौन आएगा? यूवी रे। फिर कौन आएगा? एक्स रे। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसका जो उत्तर लिखाएगा इस तरह लिखाएगा, फर्स्ट में लिखा जाएगा रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी से अधिक होता है माइक्रोवेव का, और माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी से अधिक होता है यूवी रे का, और यूवी रे से अधिक होता है एक्स रे का। ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो वहाँ दिया रहेगा आप इसको एक सीरियली अरेंज याद कर लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज फॉरबिडन। ये तो रिपीट हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। इसमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखना है। तभी बताए थे जो सबसे कम होता है वो गामा रे का, तो फर्स्ट में लिखाएगा गामा रे। उससे अधिक होता है एक्स रे का, उससे अधिक होगा माइक्रोवेव का, और सबसे अधिक किसका होगा? रेडियो वेव का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ वो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बोलता है कि चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉयड हो सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो Q इक्वल टू एन। एक कूलम में कितना चार्ज होता है याद कर लीजिएगा, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलेगा तब एक कूलम चार्ज बनता है। ये फॉर्मूला से बन जाएगा Q इक्वल टू एन से। जैसे इसको सॉल्व कर सकते हो आप, Q इक्वल टू एन है, तो Q का मान तो 1 दिया हुआ है, N आपको नहीं पता है, E का मान 1.6 इंटू 10 का पावर -19 है, तो यहाँ से आप N निकाल सकते हो।
जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18, ठीक है। व्हाट इज सेमी कंडक्टर? तो सेमी कंडक्टर, सेमी मतलब होता है अर्ध, सेमी मतलब होता है अर्ध, और ये होता है चालक। मतलब सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज होता है, उसका जो इलेक्ट्रिकल गुण होता है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल properties lies between conductor and insulator is called सेमीकंडक्टर। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा सिलिकॉन, एग्जांपल में हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन? सबको पता है, इसका उत्तर जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड का लाइट होता है भाई, फोटोन का भी जो लाइट का स्पीड होता है भाई, फोटोन का भी स्पीड होता है, ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कूलम कांस्टेंट? फार्मूला पता है, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ से K का डायमेंशन निकालना है, तो K का निकाल लीजिए। तो K का फार्मूला हो जाएगा F R स्क्वायर बाई Q1 Q2। फोर्स का होता है MLT माइनस 2, डिस्टेंस का L स्क्वायर हो गया, चार्ज का हो जाएगा 80 इंटू 80, 2 बार है ना। चलो इसको सॉल्व कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा M L का पावर 1 और ये 2 की तरफ 3 हो जाएगा, नीचे A 2 बार है तो A स्क्वायर हो जाएगा, T भी 2 बार है तो T स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दिए इसको सॉल्व करते हैं तो पाते हैं हम लोग ML3, ये T माइनस 2 ये ऊपर चला जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, और A का पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ML3 T -4 A -2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। बोलता है एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, बताए थे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका तो सिंपल उत्तर हो गया, माइनॉरिटी पूछा तो होल्स हो जाता। ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है आप लोग को, इसका 2 यूनिट याद कर लीजिएगा, E इक्वल टू F/Q होता है, और एक और फॉर्मूला होता है E इक्वल टू -dV/dr, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इससे यूनिट आ जाएगा न्यूटन बाई कूलम, तो न्यूटन पर कूलम एक यूनिट होता है, और यहाँ से जाएगा वोल्ट बाई मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो इसका 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट याद रखिएगा इसमें, एक न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों यूनिट है। बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? जब ये R1/R2 बराबर क्या होगा, R3/R4। ये जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा इक्वल हो जाएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज मोर सेंसिटिव होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना याद रखना आपको, 10 का पावर -15 मीटर। मास डिफेक्ट क्या होता है? तो जो किसी भी न्यूक्लियस का जो ओरिजिनल मास होता है, न्यूक्लियस जिससे मिल के बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, उसका यदि अलग अलग हम सब निकालते हैं मास का, और मास ऑफ न्यूक्लियस का यदि दोनों में देखा जाता है डिफरेंस होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसका फॉर्मूला आता है डेल्टा M इक्वल टू आता है जो मास आपका होगा प्रोटॉन का, और जो मास होगा आपका न्यूट्रॉन्स का, और जो मास होगा न्यूक्लियस का। ये इसको कैपिटल M से दिखाते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस। दोनों में जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये जो आपका हो गया न्यूट्रॉन और MP हो गया, यहाँ पर हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और Mn क्या हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर दोनों का हम अलग अलग सम करते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस को सम करते हैं, मतलब कुछ डिफरेंस करते हैं, दोनों में अंतर नजर आता है, ठीक है। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, BBI है। कंडक्टर के केस में क्या होता है और एक सेमी कंडक्टर, ये दोनों बात याद कर लीजिए एक ही साथ।
अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन कंडक्टेंस घटेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अब इसी का उल्टा, अगर आप सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। उल्टा होता है, याद रखिएगा इसमें। ये जो कहानी है कंडक्टर का, ये जो कहानी सेमीकंडक्टर का रिवर्स है, मतलब उल्टा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ सवाल क्या था हम लोग का? हम लोग का प्रश्न था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा। तो यहाँ से देख लीजिए आप, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिक्रीज। कंफ्यूज नहीं होना, कंडक्टेंस पूछेगा या कंडक्टिविटी एक ही बात हुआ। कंडक्टिविटी पूछे या तो कंडक्टेंस पूछे एक ही बात हो गया। रेजिस्टेंस पूछे या रेजिस्टिविटी पूछे एक ही बात होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो वेव। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। याद रखना यहाँ पर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होता है। एन टाइप में किस तरह का इम्प्योरिटी पाया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर याद रखना, पेंटावेलेंट। यही पूछेगा इसमें कि पी टाइप में कौन सा पाया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्राइवेलेंट। इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, बोरोन हो जाएगा और एल्युमिनियम। इसमें फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एसआई यूनिट इज वेबर। तो इसका यूनिट हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।